यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग भाई कैपेसिटेंस के ऊपर काम कर रहे थे और हम लोगों ने कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट सिंगल फेज के लिए भी देखा था और 3 फेज के लिए भी देखा था। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ये है आपका स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और क्योंकि अभी हम लोग का चल रहा था चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो ये आपका लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर होगा भाई चैप्टर नंबर 9 के लिए। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज को, और जितना भी एमसीक्यू सॉल्व होगा इस चैप्टर नंबर 9 के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो अभी भाई स्किन इफेक्ट तो आपके इस बुक में दिया हुआ था और ये भी बहुत ऊपर ऊपर दिया हुआ है, तो अभी हम लोग स्किन इफेक्ट को काफी डिटेल में कवर करेंगे। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपके इस बुक में नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यहाँ पे कवर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या फिर कहिए स्किन इफेक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होगा भाई कि जो स्किन इफेक्ट है ये वहीं पे होगा जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी एक तरीके से प्रेजेंट रहता है, यानी हमेशा एसी में ही होगा। तो अगर आपके पास कोई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन भाई और अगर आप पावर को एसी पावर भेज रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वहाँ पे आपको स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होगा यानी सिर्फ और सिर्फ किस में, एसी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एसी में ही फ्रीक्वेंसी होता है आपका, और हाई फ्रीक्वेंसी पे एक तरीके से ज़्यादा स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है भाई। तो ओवरऑल स्किन इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, ये भाई आपका इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है अभी हम लोग समझेंगे। और वही अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण भी क्या होता है भाई, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है ये इंक्रीज हो जाता है। अभी जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ये दोनों में आता है, एसी में भी आएगा और डीसी में भी आएगा भाई, इसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो एसी डीसी दोनों में आता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, लेकिन वही स्किन इफेक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसी में आता है। और दोनों इफेक्ट के कारण, फिर चाहे स्किन इफेक्ट की बात करें या फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करें, दोनों क्या करता है भाई, आपके कंडक्टर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, ठीक है। अब कैसे बढ़ता है ना, इस पे अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो स्किन इफेक्ट में आपको पता होगा भाई कि अगर हम लोग के पास कोई सॉलिड कंडक्टर है, इस तरीके का अगर आपके पास कोई सॉलिड कंडक्टर है, तो भाई अगर इस कंडक्टर को मैं डीसी सिस्टम में यूज करूं, यानी मान लेते हैं हम लोग एक डीसी ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं, फिर ये पावर को भेजने के लिए हम लोग डीसी पावर यूज कर रहे हैं भाई। तो डीसी के केस में क्या होगा, जो करंट फ्लो होता है इसके अंदर भाई, अगर करंट फ्लो रहा है, मान लेते हैं इसके अंदर क्रॉस दिखा रहा हूं, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है भाई, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समझे, हर एक जगह पे, हर एक जगह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो होता है। किस केस में, डीसी के केस में, समझ में आया, यानी डीसी के केस में ये पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को एक तरीके से यूटिलाइज कर लेता है, समझे। हर एक जगह से भाई, हर एक जगह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं ये पूरे एरिया को यूज करके फ्लो होता है। लेकिन वही अगर आप एसी की बात करें तो एसी में क्या होगा भाई, एसी के केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर कहिए सीधे सीधे अगर मैं कहूँ कि करंट जो है भाई ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के थ्रू फ्लो होता है, सरफेस से फ्लो होगा आपका, ठीक है। ये जो आपका मेन कोर है, फिर सेंटर है, यहाँ पे आपको करंट बहुत कम देखने को मिलता है, फिर कहिए नेग्लिजिबल करंट देखने को मिलता है, समझ में आया। तो ओवरऑल आप देख रहे भाई करंट सिर्फ सरफेस से बह रहा है, सिर्फ बाहर से बह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे होंगे, इन्हीं सरफेस से बह रहे होंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो कंडक्टर का ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है तो पूरा था, लेकिन भाई यूटिलाइज कितना हो पा रहा है, यूटिलाइज सिर्फ इतना ही हो पा रहा है ना, समझ में आया, सिर्फ इतना ही हो पा रहा है ये एरिया, इसको हम लोग स्किन डेप्थ बोलते हैं भाई, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। सिर्फ इतना ही यूटिलाइज हो पा रहा है। तो ओवरऑल देखिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया। तो भाई क्योंकि एसी के केस में सिर्फ इतना ही एरिया यूटिलाइज हो रहा है ना, यानी एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम गया, सिर्फ इतना ही एरिया में क्या हो रहा है, एक तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो एरिया कम गया तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, समझ में आया।
अब हम लोग को यहाँ पे समझने वाली बात है भाई कि ऐसा क्यों होता है, करंट सिर्फ सरफेस पे क्यों फ्लो होता है, अंदर से क्यों नहीं फ्लो होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी नोट्स के ऊपर आते हैं, नोट्स के ऊपर आते हैं भाई, और इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए हम लोग नोट्स के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। हेडिंग डाला हुआ है भाई स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कॉन्सेंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। अभी जस्ट बताया कि भाई ज्यादातर जो करंट है वो कहाँ से फ्लो होता है, कंडक्टर के सरफेस से। अब ऐसा क्यों होता है भाई, इसके लिए अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम लोग के पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से भाई करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट कौन सा होगा, एसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट हम लोग का फ्लो हो रहा है। ये मेरे पास इस तरीके का कंडक्टर ले लिया मैंने। ओके, इसके अंदर से एसी करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं भाई, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू मेरे को कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा ऊपर से देखने पे। फोन साइलेंट करता हूं वाइब्रेशन में। ओके, तो टॉप व्यू देखने पे क्या होगा, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं अभी स्टार्टिंग में कि भाई ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये पूरे एरिया को यूटिलाइज करके एक तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, हर एक जगह से आपका ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा एज्यूम करके अभी हम लोग चल रहे हैं। तभी आपको समझ में आएगा भाई कि स्किन इफेक्ट है क्या। ओके, हर एक जगह से, इसको मैं फटाफट ऐसे बना देता हूं, हर एक जगह से आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है भाई। ओके, बस डायरेक्शन अलग हुआ, करंट अंदर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इधर बाहर है, बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब अगर हम लोग यहां पे भाई देखें कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कैसा है, टाइम वेरिंग है। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है भाई, टाइम वेरिंग होता है ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ओके, तो टाइम वेरिंग करंट के कारण, टाइम वेरिंग करंट के कारण हम लोग का क्या बनेगा, एक टाइम वेरिंग फ्लक्स बनेगा। और ये फ्लक्स भी कैसा होगा, अगर करंट का मैंने इस तरीके का वेवफॉर्म दिखाया तो भाई फ्लक्स भी ऐसा ही बनेगा ना, साइनोसोडियल, समझ में आया। ठीक है, ये फ्लक्स दिखा दिया मैंने और ये टाइम दिखा दिया। ठीक है, जब करंट जीरो था तो फ्लक्स भी जीरो, करंट का वैल्यू जब बढ़ा तो भाई फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट के कारण या फिर टाइम वेरिंग करंट के कारण जो फ्लक्स बनेगा ये भी कैसा होगा, टाइम वेरिंग होगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं तो न्यू पेज पे भाई हम लोग फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, करंट मान ले तो ऊपर तरफ फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और क्योंकि हम लोगों ने भाई अभी इंडक्टेंस कैलकुलेट करना सीखा था, तो इंडक्टेंस कैलकुलेट जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने जब एक सिंगल यानी एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर का इंडक्टेंस निकाला था तो वहां पे हम लोगों ने फ्लक्स लिंकेज का जिक्र किया था भाई। और फ्लक्स लिंकेज देखा था कि दो तरीके का आ रहा था, कि इंटरनल आ रहा था और एक आपका एक्सटर्नल आ रहा था, सही बात है। तो भाई अगर मैं इस कंडक्टर का सिर्फ टॉप व्यू दिखाऊं कॉन्सेप्ट को इजी रखने के लिए, ये मान लेते हैं हम लोग का कंडक्टर का टॉप व्यू है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई कि इसमें हर एक पॉइंट से, हर एक जगह से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। अभी ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, हर एक जगह से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को यूटिलाइज करके। ओके, तो अभी हम लोग किसी किसी बुक में भाई ऐसा भी मान के चलता है, ये भी आप मान के चल सकते हैं कि ये जो मेरा सॉलिड कंडक्टर लिया हुआ है, ये सॉलिड कंडक्टर जो है n नंबर्स ऑफ, जैसे अगर मैं इसका टॉप व्यू फिर से दिखाऊं तो हम लोग क्या मान के चल रहा है भाई कि ये जो पूरा का पूरा जो सॉलिड कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा जो सॉलिड कंडक्टर है भाई, ये n हॉलो कंडक्टर से मिलकर के बना हो। मतलब मान लेते एक पतला सा स्ट्रिप ये हुआ हॉलो कंडक्टर, ठीक है, फिर ये, मतलब समझ रहे, गैपिंग नहीं है इसमें भाई, सारा का सारा चिपका हुआ है। दूसरा हॉलो कंडक्टर, तीसरा हॉलो कंडक्टर, चौथा हॉलो कंडक्टर, पांचवा हॉलो कंडक्टर, समझ रहे, यानी मेरे पास n नंबर ऑफ हॉलो कंडक्टर है और एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक क्या और का कंडक्टर को घुसा के रखा हो भाई। तो इस तरीके से घुसा के रखें तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सॉलिड कंडक्टर बन जाएगा ना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे भाई हम लोग पहले यूज करते हैं रेडियो, तो रेडियो में जो एंटीना होता था भाई, एंटीना को खींचते हैं ना, बाहर निकलता
है ना। तो उसमें देख रहा है कि नीचे वाला जो पाइप होता है वो सबसे मोटा होता है, उसके ऊपर वाला थोड़ा सा पतला होगा, फिर उसके ऊपर और पतला और पतला और पतला, और जब उसको दबाते थे तो सारा का सारा एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर घुस जाता था, है ना। या फिर कहिए जैसे अगर आपने सेल्फी स्टिक यूज़ किया होगा भाई, तो सेल्फी स्टिक में भी हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से यही यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे खींचा हुआ भाई, ये खींचा हुआ है ना, ये देख रहे हैं, इसको अगर मोड़ेंगे तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर घुस जाएगा ये पूरा। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि भाई ये जो सॉलिड कंडक्टर है ये बहुत सारे यानी n नंबर ऑफ क्या है, हॉलो कंडक्टर से मिल करके बना हुआ है ना। तो किसी किसी बुक में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया जाता है और किसी किसी बुक में ये मान के चलता है भाई कि हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो भाई अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूं, ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो इसे मैं फालतू चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना भाई। मेरे को यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। बस आपको इमेजिन करना हर एक जगह से करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है भाई, डॉट दिखा रहा हूँ, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो बाहर तरफ निकल रहा है, सीधी सी बात है, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा भाई इसके चारों ओर। और ये सब हम लोग क्या कंडक्टर के अंदर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, समझे। तो ये मेरा यहाँ पे एक करंट है जो कि बाहर तरफ निकल रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसा बनेगा भाई, इस तरीके का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि ये जो करंट है ये कैसा है, टाइम वेरिंग है, या फिर कहिए एसी करंट है, तो सीधी सी बात है इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा। और अभी एक इंस्टेंट पे मैं पाउज करके रख रहा हूं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पाउज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल है, तो उसके कारण मान लेते हैं इधर निकल रहा है, फिर ये नेगेटिव आ रहा है, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा ना, अल्टरनेटिंग करंट है भाई, समझे। तो मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर किया है, तो इस सिचुएशन में बोला कि भाई ये करंट मान लेते बाहर तरफ निकल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के कारण जो फ्लक्स सेटअप हुआ है भाई, ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है ये भी कैसा है, टाइम वेरिंग है, समय के साथ ये भी चेंज हो रहा है। और आपको पता है कहीं पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो सीधी सी बात है करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ईडी करंट, यानी सीधी सी बात है भाई ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी जो करंट होगा भाई, ये करंट भी अपना क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अपना खुद का फ्लक्स बनाएगा, और ये फ्लक्स क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, समझे। क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज है ना, लेंज लॉ आपने पढ़ा हो, तो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, ये करंट अपना खुद का एक फ्लक्स बनाएगा, और ये फ्लक्स क्या करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि भाई इसी फ्लक्स के कारण, यही मेन काउज है, इसी काउज के कारण क्या हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट आ रहा है ना। तो ये फ्लक्स क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, तो अभी तक बताया भाई, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ से भी करंट निकल रहा है, तो यहाँ पे भी आपका भाई एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे भी करंट निकल रहा है तो यहाँ पे भी आपका इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे भी, समझे। तो हर एक जगह पे आपको एक तरीके से इस तरीके से सोचना है। तो अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद बाकी सारा आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। तो अभी आप समझिए भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रंट व्यू से दिखाऊं, ये तो टॉप व्यू दिखाया मैंने आपको, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ओके। फ्रंट व्यू बोलिए, फिर साइड व्यू बोलिए भाई, है ना। तो इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है, और ये वाला जो करंट था मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, भाई कि ये जो मेरा सॉलिड कंडक्टर था ये बहुत सारे पतले पतले स्ट्रिप से मिलकर के बना हुआ है ना। बीच में गैपिंग नहीं हुआ, पूरा चिपका हुआ रहेगा, बस मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं डायग्राम। ओके, तो अभी हम लोग भाई मान लेते हैं इस स्ट्रिप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रिप पे काम कर रहे हैं, इसके अंदर से मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर,
अब आई, अगर टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, आई का कुछ फ्रैक्शन यानी कुछ ना कुछ हिस्सा फ्लो होगा, समझे। तो अभी बस मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो अभी भाई करंट अगर ऊपर तरफ जा रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कलर थोड़ा ब्लैक यूज करते हैं यहाँ पे, इस तरीके का मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, ऐसे बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके का। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी दिखाया, बस करंट का डायरेक्शन अगर आप अंदर लेते हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, बाहर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई ये जो फ्लक्स सेटअप हो रखा है ये कैसा है, चेंजिंग है, चेंजिंग नेचर का फ्लक्स है। अब इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ के चलते करंट फ्लो होगा, और उस करंट के चलते एक और फ्लक्स बनेगा, लेकिन वो फ्लक्स क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो समझिए अब सवाल आता है कि भाई जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हम लोग को पता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर तरफ घुस रहा है ना, समझ में आ रहा है बात को, अंदर तरफ घुस रहा है, फिर ऐसे अंदर तरफ मुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे आते आते फिर यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर तरफ निकल रहा है, समझे। तो ये अंदर तरफ घुस रहा है, यहाँ पे मैं क्रॉस दिखा दूं कि भाई फ्लक्स अंदर तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डॉट दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्रॉस दिखा दी, यहाँ पे फ्लक्स, भाई मेरे इसको देखिए ना, यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इसलिए मैंने डॉट दिखा दिया। ओके, इसके जस्ट ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे डॉट दिखा देता हूँ। तो भाई मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भाई मेरा बाहरी तरफ बनना चाहिए ना यहाँ पे, किसके कारण, जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसके कारण। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप, किसी किसी बच्चों को भाई ये भी दिक्कत होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है कि भाई अगर आपके पास कोई एक सिंगल कंडक्टर इसमें करंट फ्लो हो रहा है एम्पियर, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। थंब को क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, और जो फिंगर कर्ल होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, समझे। लेकिन वही अगर हम लोग सोलेनॉइड की बात करें भाई, अगर ये मान लेते हैं एक आयरन कोर है और इसमें आपने इस तरीके से वाइंडिंग लपेट दिया, और इसमें मान लेते हैं आपने डीसी सप्लाई दे दिया प्लस माइनस, तो प्लस यानी करंट मेरा ऐसे बहेगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये चारों फिंगर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मोड़ना पड़ता है, और जो थंब है ये थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, समझे। और क्योंकि भाई ये लोहा है, लोहे के अंदर में हम लोग का क्या होता है, जैसे एयर के केस में क्या हो जाए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे मेरा साउथ बनेगा। तभी तो एयर से क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में घुसेगा। एयर में हमेशा नॉर्थ से निकलता है, साउथ में घुसता है। और वही आयरन की अगर बात करें तो आयरन में क्या होता है, साउथ से निकलता है और नॉर्थ के अंदर घुसता है एक तरीके से, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा भाई, यानी जो वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उस हिसाब से आपको चारों फिंगर को मोड़ना पड़ता है, और जो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड बताता है। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले में उल्टा है, थंब आपको करंट के डायरेक्शन के हिसाब से रखना पड़ता है, और ये चारों फिंगर जिधर कर्ल होंगे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड था, या फिर कॉइल के लिए यूज करते हैं हम लोग। कॉइल के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो चारों फिंगर को करंट के हिसाब से मोड़ना पड़ता है हम लोग को, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, समझे। तो करंट मेरा ऐसे आ रहा था, समझे। और नहीं समझ में आता ऐसे तो भाई इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे देखिए यहां से करंट निकला, यहां से करंट निकला, अब भाई पीछे से आ रहा है ना, पीछे से यानी इधर से निकल रहा है ऐसा तो यहाँ पे डॉट दे देंगे। फिर ये अंदर तरफ घुस रहा है ऐसा मतलब यहाँ पे क्रॉस दे देंगे। फिर पीछे से जाके ऐसे, तो ये पूरा पूरा डॉट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा डॉट हो जाएगा, और इधर पूरा पूरा नीचे में क्रॉस हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि भाई डॉट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि अब ये सिंगल है ना, करंट बाहर तरफ निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा, समझे। यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ इस तरीके का, समझे। तो एक एक करके ना करके पूरे का दिखा देते हैं एक ही बार में कि सभी डॉट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा कुछ इस डायरेक्शन बनेगा, और सभी क्रॉस के कारण क्या होगा भाई, क्रॉस के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वही तो है आपका, समझे, मेरा मेन मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए भाई, क्योंकि अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज करेंगे हम लोग ऊपर में। तो समझिए वापस से आते हैं हम लोगों ने भाई ये सब फालतू जो एरो बना उसको मिटा देता हूँ। हम लोगों ने भाई यहाँ पे इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया। अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा भाई कि अगर यहाँ पे फ्लक्स अंदर तरफ जा रहा है तो भाई इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए जो मेरा फ्लक्स होगा कैसा होना चाहिए, बाहर तरफ आना चाहिए, समझे। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ डॉट होना चाहिए, यानी बाहर तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलना चाहिए।
अब क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, बाहर तरफ है ना, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये करंट कैसे फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में चारों फिंगर मुड़ेगा, जिस डायरेक्शन में चारों फिंगर मुड़ेगा, तो जिस डायरेक्शन में चारों फिंगर मुड़ रहा है कैसे दिख रहा है आपको, यहां पे जो रिंग बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, समझे, ऐसे, ध्यान समझिए, ये डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ है और करंट देख रहे हैं ऐसे, करंट ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे मुड़ेगा, ऐसे निकल के ऐसे मुड़ेगा भाई, समझे। तो करंट का डायरेक्शन में ऐसा आएगा, तभी तो थंब ऐसे आएगा, थंब का डायरेक्शन बाहर तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस था और ये डॉट था, इसका मतलब क्या, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ये समझ गए, क्रॉस है डॉट। इसी तरीके से, और ये जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, अब आप बोलिएगा ये लूप, भाई ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है, अंदर में ही एक तरीके से एक लूप बन जाएगा करंट का, ईडी करंट का, समझे। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे भाई आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे घूमते हुए क्या हो रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉट दिखाया है, सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर तरफ है भाई, तो इसको अपोज करने के लिए इस बार मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, अंदर तरफ होना चाहिए, इसलिए मैं क्रॉस दिखा दे रहा हूं, ठीक है, अंदर तरफ होना चाहिए, सही बात है। कलर थोड़ा चेंज करता है, डार्क यूज करता है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, ओके। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर की तरफ चाहिए, इसका मतलब क्या, करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी यहां पे जो एक लूप बनेगा, कलर चेंज करता हूं, यहां पे जो लूप बनेगा भाई कैसा होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, इसमें ऊपर तरफ, इसमें नीचे तरफ, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर जाके ऐसे घुस रहा अंदर, समझ में आया। तो भाई अब आप ध्यान से देखें कि इस तरीके से करंट का डायरेक्शन दिखाने पे यहाँ पे लेंज लॉ सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे भी लेंज लॉ सेटिस्फाई हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि भाई मेरा जो करंट था ये चेंजिंग नेचर का था, इसके कारण ये जो मेन फ्लक्स सेटअप हुआ ब्लैक लाइन से दिखाया गया है, ये भी मेरा क्या है, चेंजिंग नेचर का फ्लक्स है। इस चेंजिंग नेचर फ्लक्स के कारण क्या हुआ, मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इस ईएमएफ के कारण क्या हुआ, एक करंट फ्लो हुआ जो कि करंट का डायरेक्शन दिखा दिया, और ये करंट के कारण क्या होगा, इस करंट के कारण एक फ्लक्स बना। यहाँ पे फ्लक्स क्या है, एक तरीके से बाहर तरफ है, यहाँ पे फ्लक्स क्या है, अंदर तरफ है, और ये फ्लक्स क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर आप ये समय मिटा देता हूं भाई, छोटा छोटा करके दिखा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे डॉट था, छोटा छोटा करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना है मेरे को। यहाँ पे डॉट था, इधर दिखा देता हूँ, साइड में डॉट था, इधर क्रॉस था। अब भाई अगर आप इन ईडी करंट के डायरेक्शन को देखें, इन ईडी करंट के डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप को देखिए, ये अपने आप में क्या है, पूरा ये वाला है ना, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, इस पे। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ईडी करंट है ऊपर की तरफ है, और अगर आप मेन करंट देखेंगे जो इस पूरे कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है। तो जो ईडी करंट है, ये ईडी करंट का डायरेक्शन और ये जो मेन करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, समझ रहे बात को। लेकिन वही ये वाले ईडी करंट के डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे, लूप के अंदर वाले के देखेंगे भाई, तो ये नीचे की तरफ है और मेन करंट ऊपर तरफ जा रहा है, समझ तो क्या हुआ, ये अपोज करेगा, समझ गए, यानी अंदर वाला, ठीक है, ये पूरा भाई वायर देख रहे हैं, मतलब अंदर वाला, अंदर में देख रहे हैं, अंदर में भाई आपका क्या हो रहा है, करंट को एक तरीके से अपोज कर रहा है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट को क्या करेगा, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। वही चीज यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या ऊपर तरफ है और मेन करंट का भी डायरेक्शन ऊपर तरफ है, तो बाहर में क्या होगा, ये ऐड हो जाता है मेन करंट के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन करंट को अपोज करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें जितना लूप दिखाना है भाई, जितना लूप दिखाना है, छोटा से छोटा लूप करके, और हर एक लूप के कारण क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके कारण इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो अंदर वाला, यानी अंदर में देख रहे हैं, हर एक लूप के कारण, नहीं हर एक स्ट्रिप के कारण क्या होगा, अंदर में, इधर में क्या हो जाएगा, आपका डाउन आएगा ईडी करंट, इधर में भी डाउन आएगा ईडी करंट, समझ गए, बाहर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसीलिए यहां पे जो हम लोगों ने टॉप व्यू दिखाया भाई, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें भी दिखा देता हूं, इसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस तरीके का, है ना,
अब भाई मेरे को पता है कि यहाँ पे फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो लेंस लॉ के कारण क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में फ्लक्स बनना चाहिए। इस डायरेक्शन बनने का मतलब क्या, ऐसे है ना। तो इसमें थोड़ा दिखाना मुश्किल है भाई, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक चीज़ को समझिए, सिर्फ आपका ईडी करंट का लूप यहीं पे नहीं बनेगा, ये चारों और यहाँ पे बनेगा। तो मिटा दे रहा हूँ, हर एक जगह बनेगा भाई, हर एक जगह पे। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ यहाँ पे ही बनेगा। ये जो लूप है ना, ये ब्लैक वाला लूप है, यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, हर एक जगह पे भाई आपका लूप बनेगा। और यहाँ पे जैसे फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है ना, तो इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसमें भी ऊपर से घूम के ऐसे आएगा। तो हर एक जगह पे भाई यही सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। अंदर का जो अंदर वाला जो करंट है वो अपोज करता है और बाहर वाला जो करंट है वो ऐड हो जाता है। इसी के कारण क्या है कि आपका सारा का सारा जो करंट है कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर वाला तो कैंसिल हो जा रहा है ना ईडी करंट के कारण, समझ गए। तो पूरा का पूरा आपका जो करंट है सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे ही देखने को मिलता है। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं ईडी का ये स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट कारण आप देख रहे हैं भाई पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया आपका, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अंदर में तो कोई करंट ही नहीं है, ऐसे बाहर वाला ही है ना। तो ओवरऑल क्या हो गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो एरिया कम गया तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये जो करंट है, ये करंट कैसा था, अल्टरनेटिंग था, यानी टाइम वेरिंग था। इसलिए बोला था मैंने कि भाई एसी में देखने को मिला, जितना तेजी से ये, यानी जितना ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होगा इस करंट का, मतलब उतना ही तेजी से क्या करेगा, अपने साइकिल को कभी हाफ पॉजिटिव, कभी हाफ नेगेटिव, कभी हाफ पॉजिटिव, कभी हाफ नेगेटिव, है ना। तो उतना ही तेजी से भाई करंट भी, यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो फ्लक्स भी आपका उतना ही तेजी से चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो सीधी सी बात है ईएमएफ भी आपका इंड्यूस्ड होगा उतना ही ज़्यादा, क्योंकि ई क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फैराडे लॉ के हिसाब से d∅dt। जितना ज़्यादा टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना करंट होगा उतना ही ज़्यादा भाई फिर ये अपोज करता है। समझ में आया। तो मेन इसका जो कारण है भाई ये है फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम लोग एसी में ही देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। डीसी में कभी भी देखेंगे, क्योंकि डीसी में भाई आपका क्या है, करंट आपका टाइम वेरिंग है नहीं, तो इसके कारण कोई ईएमएफ नहीं आएगा, कोई ईएमएफ नहीं आएगा तो सीधी सी बात, कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा तो इस तरीके कोई इशू नहीं होगा। तो ईडी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया एक तरीके से यूटिलाइज करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नोट से सिंक्रोनाइज होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो था समझा दिया गया आपको। ओके, नोट्स कैसे लिखना है भाई, ये सब आप इस तरीके से देख के वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं भाई स्किन डेप्थ के ऊपर। स्किन डेप्थ के ऊपर आने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो ईडी करंट होता है और ईडी करंट के चलते जो पावर लॉस होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, के एफ स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है और थिकनेस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये के जो है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट कोफिशिएंट। के का वैल्यू है ईडी करंट कोफिशिएंट। ईडी करंट कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इनटू रजिस्टिविटी, रो है ये, रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, ये वाला रो। ठीक है, वहां पे रजिस्टिविटी हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो अभी आपको ये थोड़ा सा फार्मूला ध्यान में रखना है, और वही के का अगर आप वैल्यू यहाँ पे उठाकर डाल देंगे तो ये पूरा पूरा फार्मूला बन जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू बी मैक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू रजिस्टिविटी। ओके, इसका भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे भाई। पहले आते हैं हम लोग स्किन डेप्थ के ऊपर। स्किन डेप्थ आपको बताया था मैंने कि भाई स्किन डेप्थ का मतलब क्या है, कि स्किन इफेक्ट होने के कारण आपका जो एक्चुअल एरिया रह गया है, एक्चुअल एरिया जो बच गया भाई, जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, इसको हम लोग स्किन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूरी से क्या हो रहा है, एक तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो होगा मेरा, ये जो यहाँ पे बनेगा, ये जो पूरा बनेगा ना थिकनेस, ये मेरा होगा स्किन डेप्थ। ओके, तो स्किन डेप्थ भाई सीधे सीधे बताता है कि जो एरिया है, जो एक्चुअल एरिया आपका है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, वो है स्किन डेप्थ। इसका फार्मूला होता है भाई, स्किन डेप्थ का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन रूट ओवर पाई इंटू एफ इंटू म्यू इंटू सिग्मा।
जहाँ पे सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी होता है, म्यू क्या है आपका परमिएबिलिटी, जिसका वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखा हुआ भाई। अब समझिए भाई ये जो स्किन डेप्थ है, ये स्किन डेप्थ किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का अगर मैं देखूं, यहाँ पे दो कंडक्टर लेके चल रहा है, फर्स्ट केस में कॉपर है और सेकंड केस में हम लोग एल्युमिनियम लेके चलते हैं, एल्युमिनियम भाई, ठीक है। तो कॉपर का भाई आपको पता है कि ये ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, यानी इसका सिग्मा जो होता है, यानी जो कंडक्टिविटी होता है ये हाई होता है एज कम्पेयर टू किसके, एल्युमिनियम के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ जो कंडक्टिविटी होता है भाई कॉपर का, ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टिविटी जो होता है किसका, एल्युमिनियम का। तो अगर आप देखें स्किन डेप्थ जो है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर। तो भाई अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर केस में क्या है, सिग्मा मेरा ज़्यादा है किसके मुकाबले, एल्युमिनियम के मुकाबले। तो सीधी सी बात है स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि भाई अगर आप यहाँ पे एक कंडक्टर दिखाते हैं, ये कंडक्टर मैं दिखा रहा हूँ भाई, दो कंडक्टर दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक कॉपर है और सेम डायमीटर का मैंने क्या रखा है, एक एल्युमिनियम भी ले रखा है। ये कॉपर है मेरा और ये मेरा एल्युमिनियम है। तो भाई फर्स्ट केस में जब हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं तो सिग्मा मेरा ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो स्किन डेप्थ कम होगा। स्किन डेप्थ कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूरा का पूरा सरफेस से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, समझिए आप। मतलब यहाँ पे बहुत कम ओवरऑल एरिया बचेगा भाई जिससे आपका करंट फ्लो होगा। और वही एल्युमिनियम के केस की बात करें भाई, तो एल्युमिनियम में क्या है, सिग्मा मेरा क्या है, कॉपर के मुकाबले कम है, कॉपर के मुकाबले कम है, कॉपर के मुकाबले कम है, तो सीधी सी बात आपका स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा, कॉपर के मुकाबले ज़्यादा होगा, कॉपर के मुकाबले ज़्यादा होगा। ओके, अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, किसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है भाई, स्किन इफेक्ट ज़्यादा किसमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर, कॉपर के अंदर भाई। क्योंकि स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे एरिया मेरा कम हो गया, R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो एरिया तो भाई यहाँ पे जिसको हम लोग स्किन डेप्थ के रूप में दिखा रहे हैं, तो एरिया तो मेरा बहुत कम हो गया, तो रेजिस्टेंस मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा कॉपर केस में। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके मुकाबले यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, रो एल अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पे कॉपर के मुकाबले ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो स्किन डेप्थ जो है भाई सिग्मा पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप समझिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सप्लाई है जिसमें भी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, तो 60 हर्ट्ज से इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पे ज़्यादा है तो स्किन डेप्थ मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। और स्किन डेप्थ कम होने का मतलब यही वाला केस बनेगा। वही अगर आपका 50 हर्ट्ज है, इस बार क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो सीधी स्किन डेप्थ मेरा बढ़ जाएगा, स्किन डेप्थ बढ़ गया, इसका मतलब क्या, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे एरिया जो होगा पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा, 60 हर्ट्ज के मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कम होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे ओवरऑल एरिया जो है ज़्यादा है, स्किन डेप्थ ज़्यादा है, समझते क्या, इसमें स्किन इफेक्ट कम देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड हो रहा है, फिर सिग्मा कंडक्टिविटी पे क्यों डिपेंड हो रहा है ना। तो इसका भाई सीधे सीधे आंसर आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि भाई हम लोगों ने देखा अभी जो मेन रीज़न था, हम लोगों ने देखा ना, मेन रीज़न क्या है भाई, सबको मिटा देते हैं पहले। मेन रीज़न तो यही है ना कि भाई करंट के अंदर, यानी वायर के अंदर भाई या फिर कंडक्टर के अंदर मेरा इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा था, इसके कारण एक इंस्टेंटेनियस फ्लक्स सेटअप हुआ। इस फ्लक्स के कारण भाई मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड होने के कारण भाई क्या करेगा, ये अपना खुद का एक फ्लक्स बनाएगा और ये फ्लक्स क्या करेगा, जो मेन फ्लक्स था उसको अपोज करेगा, क्योंकि मेन काउज क्या है, फ्लक्स के कारण ही क्या हो रहा है आपका, ये फ्लक्स ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ना, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो भाई ये पूरा का पूरा क्या है, इस करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ईडी करंट बोल रहे हैं, समझ में। अगर ये करंट कम होगा, अगर ये इंड्यूस्ड करंट कम होगा, तो सीधी सी बात है, ये जो अपोज कर रहा था, एक बार सपोर्ट कर रहा था मेन करंट को, कंडक्टर वाला जो करंट था उसको सपोर्ट कर रहा था, और एक बार क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, है ना। तो अगर आप इसी करंट को एक तरीके से देखें, इसी करंट के ऊपर अगर फोकस करें भाई, तो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग ईडी करंट बोल रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं भाई ये सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो सीधी सी बात है भाई आपका ये क्या हो जाएगा, ईडी करंट। क्योंकि भाई ये क्या है, कौन सा फार्मूला है, पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट, समझ में आया, पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट का फार्मूला है ये, समझे। तो पावर लॉस का फार्मूला सीधे सीधे क्या बता रहा है, ईडी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ईडी करंट के चलते पावर लॉस भी ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, ईडी करंट भी ज्यादा होगा, समझे। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर देते तो सीधी सी बात है पावर लॉस कम हो जाएगा, पावर लॉस कम हो गया, समझते क्या, करंट भी आपका ऑटोमेटिक कम हो गया उसमें। साथ ही साथ और यही चीज आपका यहाँ पे भी दिखाया ना, स्किन डेप्थ के थ्रू यही समझ आ रहा है भाई कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो स्किन डेप्थ मेरा बढ़ जाएगा, स्किन डेप्थ बढ़ गया इसका मतलब क्या,
कि भाई यहाँ पे एरिया जो होगा पहले के मुकाबले ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, ठीक है, स्किन डेप्थ मेरा बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो एक तो फ्रीक्वेंसी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। साथ ही साथ देखिए और ईडी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ईडी करंट डिपेंड कर रहा है यहाँ पे थिकनेस के ऊपर। थिकनेस मतलब क्या, कंडक्टर कितना मोटा है भाई, ठीक है, यानी कंडक्टर का डायमीटर क्या है। तो अगर आप ज़्यादा मोटा कंडक्टर यूज करेंगे, यानी डायमीटर अगर ज़्यादा होगा, थिकनेस मतलब डायमीटर, ठीक है, थिकनेस का मतलब भाई डायमीटर, मोटाई है एक तरीके से। जब आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा तो स्ट्रिप आपने देखा हो, जो पतला पतला हम लोग स्ट्रिप बनाते थे फिर लैमिनेट करते थे, तो स्ट्रिप का थिकनेस बहुत कम रखते थे, क्योंकि भाई स्ट्रिप का थिकनेस कम कर देंगे तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस थिकनेस की जगह हम यहाँ पे डायमीटर की बात कर रहे हैं भाई, कि अगर आपका मोटा तार होगा, डायमीटर ज्यादा होगा, तो पावर लॉस भी क्या होगा, एडी करंट के कारण ज्यादा होगा। एडी करंट का पावर लॉस ज्यादा, मतलब क्या, एडी करंट वहां पे ज्यादा है, ठीक है। और एडी करंट अगर आपका ज्यादा है भाई, क्योंकि डायमीटर बढ़ा दिया, पावर लॉस बढ़ गया, पावर लॉस बढ़ गया, तो एडी करंट ज्यादा है, एडी करंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वहां पे आपको स्किन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो स्किन इफेक्ट आपके डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको और एक टर्म में समझ सकते हैं भाई, और एक टर्म में समझ सकते हैं। देखिए ये जो पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 6 इंटू रो है रेजिस्टिविटी, और आपको पता है कि 1 बाय, क्योंकि ऊपर में 1 छुपा होगा ना कहीं पे भाई, ऊपर में कहीं 1 छुपा है ना, यानी 1 बाय क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। तो 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाय सिग्मा को मैं कंडक्टिविटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सिग्मा के ऊपर, यानी कंडक्टिविटी के ऊपर। तो अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं, यानी कॉपर का कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो भाई इसमें क्या होगा, आपका पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट ज्यादा होगा। अब पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि भाई एडी करंट ज्यादा है आपका, सीधे सीधे, ठीक है, एडी करंट ज्यादा है, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है, तो सीधी सी बात है भाई, एक बार आपके मेन करंट को सपोर्ट करेगा और उतना ही आपका फिर अपोज करेगा। इसका मतलब क्या, एडी करंट ज्यादा, इसका मतलब क्या भाई, कि इसके अंदर स्किन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, समझे। तो कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होता है हाई, उसमें उतना ही ज्यादा आपका स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन भाई अगर आप एल्युमिनियम से कंपेयर करते हैं, तो एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी कम हो गया, तो पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जो करंट है इसके अंदर एडी करंट ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो सीधी सी बात है स्किन इफेक्ट आपका कम जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं भाई, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी स्किन डेप्थ से समझा दिया है ना, कि कंडक्टिविटी अगर आपका कम है तो स्किन डेप्थ ज्यादा हो जाएगा। स्किन डेप्थ ज्यादा मतलब ज्यादा एरिया, और ज्यादा एरिया मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब क्या, इसमें स्किन इफेक्ट, मतलब फिर समझाता हूँ, कंडक्टिविटी अगर कम हो गया तो भाई स्किन डेप्थ बढ़ जाएगा, स्किन डेप्थ बढ़ गया, इसका मतलब क्या, एरिया बढ़ गया, है ना, पहले के मुकाबले ज्यादा एरिया यूटिलाइज करेगा करंट, एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस घट गया। और वही अगर आपका कॉपर ले लेते हैं तो सिग्मा बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया तो सीधी सी बात स्किन डेप्थ घट गया, स्किन डेप्थ घट गया, यानी अब सिर्फ मान लेते हैं इतना ही से करंट फ्लो हो रहा है ना, स्किन डेप्थ घट गया तो सीधी, इसका मतलब आप देख रहे हैं साफ साफ भाई, आपका एरिया एक तरीके से सिर्फ इतना ही है, अब इतना ही एरिया से बहना है करंट को, तो एरिया मेरा घट गया, एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। तो ये था भाई आपका स्किन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, डीसी में तो एब्सेंट होता है, डीसी में बताया कोई फ्रीक्वेंसी नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा, है ना। तो सेम डायमीटर वाले कंडक्टर को अगर आप एक बार डीसी के लिए यूज करेंगे और एक बार भाई एसी के लिए यूज करेंगे, तो डीसी में पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा था, और इसको मैं मान लेता हूं इसका जो एरिया है या फिर इसका जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं, नाम दे दे रहा हूं आर, डीसी के केस में क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन एरिया। इसमें क्या हो जाएगा, एसी केस में आर ए सी इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो एसी केस में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कारण मान लेते हैं इतना ही दूर से क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे एरिया क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसी के मुकाबले, एसी केस में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एरिया क्या, पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा है, एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो भाई कि सेम कॉइल के लिए या फिर कंडक्टर के लिए भाई जो रेजिस्टेंस होगा किसमें, ड्यू टू डीसी, ये हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू एसी के मुकाबले वाले रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आपको देखना भाई कि डीसी के केस में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है उससे एसी रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, ये सब मशीन में पढ़ा रखा भाई। तो अगर आपको एसी रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं भाई आपके पास 4000 टन का कोई कॉइल है, इमेजिन कीजिए 4000 टन का कॉइल है, तो भाई इसका रेजिस्टेंस चाहिए आपको, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को भाई पता है आर इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाए भाई बताइए, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एक बैटरी जोड़ रहे हैं, ये बैटरी हम लोग जो जोड़ रहे हैं इसका तो वैल्यू पता होगा, मान लेते हैं इसमें हम लोग भाई 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हैं, तो वोल्टेज मेरे पास पता है, नोन है,
ओके, और ठीक है रेजिस्टेंस, ठीक है, वी पता है, आई भी पता होना चाहिए ना। तो आई हम लोग कैसे मेजर कर लेंगे भाई, देखिए ज़्यादा इजी रखता है, इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में हम लोग पढ़ा वोल्ट मीटर एमीटर। तो भाई ये मान लेते हैं इस तरीके से बैटरी जोड़ दी, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एक वोल्ट मीटर लगा ले रहे हैं, शंट में लगाएंगे, शंट में एक वोल्ट मीटर लगा, जिससे हम लोग को ऐसे तो बैटरी जो खरीद के ला रहे हो हम लोग को पता है भाई 6 वोल्ट का बैटरी है ना, तो वोल्टेज हम लोग को पता है। करंट के लिए हमने यहाँ पे सीरीज में एक एमीटर लगा देते हैं, तो करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल, तो रेजिस्टेंस हम लोग पता चल जाएगा, R=V/I, वी पता है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस आएगा किस में आएगा, डीसी में आएगा, डीसी RDC हम लोगों ने निकाल लिया भाई इस तरीके से। ओके, अब भाई RDC कैसे पता चले, क्योंकि भाई डीसी केस में क्या होगा, सिर्फ इस वायर के चलते रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ना, इंडक्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि इंडक्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है इसमें। T=∞ पे इंडक्टेंस भी आएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये मेरे को पूरा कॉइल का डीसी रेजिस्टेंस मिल गया। अब भाई मेरे को देखना AC, तो AC केस में क्या करेंगे, यहाँ पे AC अब सप्लाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे AC मत लगा दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो डीसी वैल्यू है ना इसको भाई सीधे क्या करेंगे 1.2 या फिर 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाता है AC का मुकाबला, मतलब AC का रेजिस्टेंस निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो AC रेजिस्टेंस होता है भाई वो क्या होता है 1.2 से लेकर के 1.3 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ RDC। और RDC कैसे निकालते हैं अभी जस्ट समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो DC रेजिस्टेंस निकाल के उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे आपका ये वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, ये आपका वैल्यू दिया रहेगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको AC रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई स्किन इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, हम लोग ये देखना चाहते हैं भाई इसका क्या क्या डिमेरिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोग यहाँ पे अब ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग पावर भेज रहे हैं A प्लेस से B प्लेस तक, और हम लोगों ने क्या किया फर्स्ट केस में हम लोगों ने भाई D सेंटीमीटर डायमीटर का एक सॉलिड कंडक्टर लिया हुआ है, ये मेरा सॉलिड कंडक्टर है लिखा हुआ ना, तो भाई इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा ना, ये डायमीटर मान लिया मैंने D कंसिडर किया है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं AC पावर भेज रहे हैं, यानी इसके अंदर AC करंट फ्लो होगा, मान लो फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है, तो कुछ ना कुछ स्किन इफेक्ट होगा। अब स्किन इफेक्ट कारण मान लेते हैं जो भाई ओवरऑल एरिया बचा है, यानी जो स्किन डेप्थ है सिर्फ इतना ही है, यानी सरफेस से आपका करंट एक तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, फर्स्ट केस था जिसमें हम लोगों ने लिया क्या एक सॉलिड कंडक्टर। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया भाई स्टैंडर्ड कंडक्टर ले लिया। स्टैंडर्ड कंडक्टर आपको बताया था है ना, स्टैंडर्ड कंडक्टर आपको बताया था मैंने कि भाई पतला पतला स्ट्रैंड से एक तरीके से आपस में लिपटा हुआ रहता है, इसी से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? तो भाई सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, सेम डायमीटर का जो डायमीटर होगा ये भी D सेंटीमीटर है, समझे, जितना ये डायमीटर था उतना ही यहाँ पे भी डायमीटर लिया हुआ, तो सेम डायमीटर का भाई हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड कंडक्टर ले लिया। तो भाई अब क्या है, और स्टैंडर्ड कंडक्टर में एक चीज समझना भाई, ये जो आपस में जो होते हैं ना सब आपस में इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। अब समझिए कि भाई स्टैंडर्ड कंडक्टर में ये अपने आप में क्या है, एक सिंगल कंडक्टर इंटरेक्ट कर रहा है। तो भाई हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लेते हैं इसमें भी स्कैन, क्योंकि इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं सेम पावर को भेज रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसका मान लेते हैं इतना स्किन डेप्थ बना, ओके। फिर उसी तरीके से ये भी अपने आप में एक कंडक्टर है, तो इसका भाई इस तरीके का दिखा दे रहा है कि इतना इसका स्किन डेप्थ बना, यानी इसमें भी क्या हो रहा है स्किन इफेक्ट हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है करंट सरफेस से बह रहा है। तो वही चीज मैं दिखा रहा हूं भाई, ओके। थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं, इसे हम लोग का ईजी हो जाएगा डायग्राम बनाना, ओके। तो अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करें भाई, ये मेरा सॉलिड कंडक्टर था, इसमें ओवरऑल जो एरिया है, ओवरऑल एरिया कितना है, ओवरऑल एरिया जो इफेक्टिव एरिया भाई जिससे हम लोगों का करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ इतना ही है। लेकिन भाई जब हम लोग सेम डायमीटर का भाई जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर लिया, तो यहाँ पे देखिए अगर आप एरिया यहाँ पे निकालिएगा ना जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये एरिया क्या होगा इस टोटल एरिया से हमेशा ज्यादा आएगा, इसमें एरिया ज्यादा आता है भाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करने से क्या है कि भाई मेरा ओवरऑल जो एरिया भाई जो इफेक्टिव एरिया है ये बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव एरिया मेरा बढ़ गया, क्योंकि R क्या है रो L अपॉन एरिया। तो इस केस में क्या एरिया मेरा ज्यादा है, हर एक सिंगल स्ट्रैंड से क्या हो रहा है ज्यादा, मतलब स्किन डेप्थ भले ही कम है लेकिन सबको टोटल एक साथ देखें तो ओवरऑल इफेक्टिव एरिया मेरा बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो आपका स्किन इफेक्ट के कारण भाई जो रेजिस्टेंस
बढ़ रहा है वो हमेशा कम आता है एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर के मामले, यानी इसमें आपका स्किन इफेक्ट हमेशा कम होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ ना, स्किन इफेक्ट जो होगा इसमें आपका कम होगा, डाउन एरो बनाया मतलब लेस होता है, और इसमें आपका जो स्किन इफेक्ट होगा, स्किन इफेक्ट जो होगा भाई ज्यादा होता है। यहां पे लिख देता हूं, इसमें स्किन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए हम लोगों ने भाई कोरोना पढ़ा था ऑलरेडी, तो कोरोना बताया था कि भाई जहां पे शार्प पॉइंट होता है, सबसे पहले देखिए इसका जो ACSR कंडक्टर, जैसे अब ACSR बोलिए स्टैंडर्ड बोलिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ACSR मतलब बस बीच में आपका क्या स्टील लगा हो, बाकी चारों बाहर तरफ में एल्युमिनियम लगा हो, समझिए। तो भाई इसका अगर आप सरफेस देखेंगे स्मूथ नहीं है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ये शार्प पॉइंट बन रहा है, ये शार्प पॉइंट बन जा रहा है, यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है, ये पूरा स्मूथ था एक तरीके से। तो स्मूथ सरफेस में क्या होता है, कोरोना इफेक्ट कम देखने को मिलता है, लेकिन ये शार्प पॉइंट है और इसका जो सरफेस है ये भी एक तरीके से रफ है, स्मूथ नहीं है, तो इसमें कोरोना ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो स्किन इफेक्ट भले ही कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें पावर लॉस ड्यू टू कोरोना ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे भाई स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा लेकिन कोरोना लॉस कम देखने को मिलता है। अब क्योंकि भाई हम लोग को पता है कि भाई हम लोग तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, अब देख रहे हैं भाई कि चलो ठीक है स्किन इफेक्ट तो भाई मेरा कम हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, कोरोना लॉस ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे एक तरीके से मिनिमाइज करेंगे। तो कोरोना लॉस को कम करने के लिए, कोरोना लॉस को कम करने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंपोजिट कंडक्टर यूज करते हैं। कंपोजिट कंडक्टर का मतलब होता है कि भाई ये मेरा और स्टैंडर्ड कंडक्टर पढ़ाया था उसमें बताया था भाई, इसमें लेयर होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, समझे। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर ये बाहर वाला मैंने दिखा दिया है। तो हम लोग यहाँ पे बीच में गैपिंग रख रहे हैं, इसमें क्या करता है, फिलिंग कर देता है भाई। फिलिंग किसका करेंगे, पेपर का कर देंगे या फिर कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल का फिलिंग कर देते हैं। इसमें फिलिंग करने का मतलब फॉल्स, जैसे आप देखते हैं ना, एक होता है भाई फॉल्स दीवार क्रिएट करना है ना, हल्का सा उसमें सीमेंट डालेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग को तोड़ना होता है उसको। ओके, जैसे मान लेते हैं आप नया मकान बना रहे हैं, अब उसमें भाई मान लेते हैं अभी आपने जो खिड़की के लिए स्पेस छोड़ा है, विंडो के लिए, तो भाई उसमें से कोई चोर या सब ना घुस जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फॉल्स दीवार लगा करके उसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, फिलिंग कर दिया भाई। ठीक है, समझ में आया। जैसे कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड और एलिमेंट के में क्या अंतर है भाई, एलिमेंट मतलब क्या, सिर्फ एक सिंगल एटम से मिलकर के जो बना उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और कंपाउंड मतलब उसमें भाई एक से अधिक डिफरेंट एटम देखने को मिलेंगे। तो ये कंपोजिट कंडक्टर इसलिए बोला गया भाई क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बीच में फिलिंग कर दे रहे हैं, किसका, पेपर का कर सकते हैं, कॉटन का, जूट का कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ओवरऑल जो भाई मेरा डायमीटर है इस कंडक्टर का बढ़ जाएगा, और डायमीटर बढ़ गया इसका मतलब रेडियस मेरा बढ़ गया। और हम लोगों ने कोरोना लॉस देखा था, कोरोना लॉस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही क्या होता है, इधर आसपास में जो एयर है वो आयनाइज्ड होते हैं भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था Q/2 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे x r लिख देंगे। तो भाई r मेरा बढ़ गया, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या किया, ओवरऑल रेडियस को बढ़ा दिया है, तो r बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट गया तो इधर के आसपास के जो एयर है वो आयोनाइज्ड नहीं हो पाएंगे। अगर आपने नोट्स बनाकर पढ़ा होगा भाई, पूरा का पूरा गेट लेवल पे पढ़ा है मैंने आपको कोरोना लॉस। ठीक है, हर एक चीज़ को बताया था, वहाँ पे बताया था मैंने आपको भाई कि कहीं पे भी शार्प पॉइंट होंगे, कॉर्नर होंगे, वहाँ पे आपका सबसे पहले कोरोना लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखना है ACSR कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्किन इफेक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो लिखा है ड्यू टू स्किन इफेक्ट, क्या क्या स्किन इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले बोला गया भाई कि जो मेरा कंडक्टर है इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है मेरा ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है R/B। अब भाई इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है इसमें क्या होगा, कॉपर लॉस ज़्यादा होगा, फिर ओमिक लॉस ज़्यादा होगा, यानी I² R लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपका मतलब पहले समझिए ना, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा इसका मतलब क्या, जो नो लोड वोल्टेज होगा भाई, जो नो लोड वोल्टेज होगा और जो फुल लोड वोल्टेज होगा, इनमें क्या होगा ज़्यादा। जैसे नो लोड मान 200 वोल्ट है और फुल लोड मान लेते हैं आपका 150 वोल्ट ही मिल रहा है ना, तो सीधी सी 50 वोल्ट का डिफरेंस हो गया ना। तो अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ता है भाई वो उतना ही घटिया होता है हम लोग के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया बैड। तो
वोल्टेज रेगुलेशन मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना घटिया होता है हम लोग, ठीक है। अब इफिशियंसी की बात करते हैं भाई, तो इफिशियंसी किस पे होता है, क्योंकि भाई हम लोग ट्रांसमिशन लाइन से क्या कर रहे हैं, पावर को भेज रहे हैं, पावर को भेज रहे हैं एक जगह दूसरे का, पावर का मल्टीप्लाई करता है टाइम को तो मेरा बनता है एनर्जी, समझे। तो भाई इसमें ओमिक लॉस ज़्यादा है, पूरा का पूरा मतलब ज़्यादातर पावर क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जा रहा है ना। आई स्क्वायर आर मतलब हीट, गर्मी, गर्मी के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है भाई। तो जितना एनर्जी आपने भेजा उतना एनर्जी मिल नहीं रहा, तो सीधी सी बात है इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना इनपुट में से कितना आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट क्या दे रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपने 100% दिया तो 100% में से मान लेते हैं सिर्फ 80% मिल रहा है, तो 20% क्या हो गया, लॉस हो गया, समझे। तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अब स्किन इफेक्ट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला है डायमीटर, जस्ट बताया, क्योंकि भाई एडी करंट के चलते जो पावर लॉस होता है वो थिकनेस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी डायमीटर बढ़ा दिया थिकनेस बढ़ गया, थिकनेस बढ़ गया एडी करंट लॉस बढ़ गया, एडी करंट लॉस बढ़ गया तो क्या एडी करंट बढ़ा हुआ है उसमें, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। विथ डायमीटर इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। उसका शेप अभी जस्ट बताया, सॉलिड में आपका ज़्यादा स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है, वही अगर आप स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें या फिर ACSR कंडक्टर की बात करें तो उसमें भाई स्किन इफेक्ट कम देखने को मिलता है। तो स्किन इफेक्ट का भाई ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बात करते हैं जैसे स्किन इफेक्ट में हो क्या रहा है कि भाई जो सॉलिड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड कंडक्टर में क्या हो रहा है, आपका पूरा एरिया यूज़ ना होकर के सिर्फ बाहर बाहर फ्लो हो रहा है सरफेस पे, है ना। तो अब हम लोग सॉलिड कंडक्टर यूज़ क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इतना जो एरिया है ये तो यूजलेस हो गया हम लोग के लिए ना, समझ गए, इसका तो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। अब जैसे मार्केट में जा रहा है सॉलिड कंडक्टर खरीदने हैं, तो सॉलिड कंडक्टर भाई अगर आप मान लेते हैं 100 किलोमीटर ले रहे हैं और 8 mm का थिकनेस ले, 8 mm क्या होता है, जो छड़ होता है ना, छड़ जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, है ना। तो भाई उससे आप इमेजिन कीजिए कि सॉलिड कंडक्टर वैसा ही होता है छड़ की तरह। तो इसके साथ देख रहे हैं भाई कि सिर्फ बाहर वाला सरफेस का एरिया यूज हो रहा है, अंदर वाला तो यूज हो ही नहीं रहा है। लेकिन भाई आपने जो पैसा पे किया है तो आपने इसके लिए भी पे कर दिया ना, क्योंकि वेट के हिसाब से आपने खरीद के लाया है। तो इसको हम लोग क्यों यूज करेंगे, सॉलिड कंडक्टर यूज करने से कोई फायदा ही नहीं है। या तो हम लोग ACSR कंडक्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे, या तो फिर कहिए हम लोग हॉलो कंडक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हॉलो में क्या है, हम लोग को पता है अंदर में कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो सरफेस से फ्लो हो जाएगा। तो हॉलो कंडक्टर क्या होगा, हल्का होगा, इसका वेट कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। तो भाई यहाँ पे हम लोग को कम पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेट कम हो गया तो पैसा भी कम पे करना पड़ेगा, समझे। लेकिन हॉलो कंडक्टर हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई आपका जो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो कम है ना। हॉलो मतलब क्या, पाइप भाई, खोखला पाइप टूट जाएगा, आपका सैग बन रहा है एक तरीके से, देख रहे हैं। और हॉलो कंडक्टर लचीला थोड़ी ना होता है, आपने सैग एंड टेंशन पढ़ा ना, हर एक पोल पे क्या हो रहा है, सैग बन रहा है इस तरीके से, खिंचाव पड़ रहा है, तो अंदर में खोखला है, ज्यादा टेंशन है नहीं, ज्यादा खिंचाव पड़ेगा टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं भाई कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। हॉलो कंडक्टर का यूज कहाँ करेंगे, सब स्टेशन में ये समय यूज होता है भाई, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, हाई वोल्टेज पे। क्लियर हो गया। तो हम लोग हमेशा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, समझ में आ गया। स्किन इफेक्ट उसमें कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। अब देखिए एक और चीज समझा देता हूं भाई मैं आपको, एक फोटो मैंने अटैच किया हुआ था आपके लिए। जैसे अभी हम लोग देखा भाई कि जो ACSR कंडक्टर यूज कर रहे हैं, फिर स्टैंड कंडक्टर यूज कर रहे हैं भाई, इसमें आप देख रहे हैं है ना, इसमें आप देख रहे हैं भाई कि ये मेरा जो सरफेस है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, बहुत नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गड्ढा ज्यादा है ना, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ भाई क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रैंड दिया, एक सिंगल वायर को हम लोग स्ट्रैंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड क्या है, बहुत मोटा मोटा लिया हुआ है। लेकिन वही अगर आप स्मूथ सरफेस बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इन स्ट्रैंड को बहुत पतला पतला ले लीजिए। देख रहे हैं आप कितना पतला पतला लिया हुआ है। तो पतला पतला लेने से क्या होगा कि भाई अब इस बार क्या है, अब उतना आपको नॉन यूनिफॉर्म सरफेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कोरोना लॉस को एक तरीके से डिक्रीज करते हैं, सरफेस अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म हो जाता है। ओके, हो गया ये। अब हम लोग आते हैं भाई सीधे सीधे आते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है ये समझिए आप, इसको गूगल कर लीजिएगा भाई, ऐसे गूगल करके मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बीइंग नियरर टू समबडी, यानी पास पास, किसी के बहुत करीब आना, ठीक है। निकटता लिखा ना हिंदी में, स्थान और समय की दृष्टि से निकटता यानी नजदीक आना। ओके, नियरनेस मतलब होता है इसका पास पास।
तो देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि भाई स्किन इफेक्ट में क्या एक सिंगल कंडक्टर भी रहेगा तो उसमें स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर उसमें आपने एसी करंट फ्लो करवा दिया तो। लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या है कि भाई आपके पास, क्योंकि पास का मतलब क्या, अगर आप सिंगल हैं भाई, अकेले कहीं पे घूम रहे हो तो आप किससे कंपेयर कीजिएगा भाई मैं पास हूं, आपके पास कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए वहां पे, तभी तो आप कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति से मैं दूर हूं या फिर पास हूं। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब पास इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा एटलीस्ट इसमें कितना होना, 2 कंडक्टर होना चाहिए, मिनिमम 2 कंडक्टर होना चाहिए, लिखा है ना, मिनिमम 2 और मोर देन 2, तभी आपके यहाँ पे क्या होगा, नियर टू ईच अदर वाला, मतलब इसका जो एक्चुअल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पास वाला, फिर नियरनेस, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के लिए भाई कम से कम आपका मिनिमम 2 कंडक्टर होना चाहिए, वहीं पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन स्किन इफेक्ट में अगर आपका सिंगल कंडक्टर भी है फिर भी वहां पे स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब समझिए है क्या, तो अभी जस्ट बताया भाई कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी क्या करता है, ओवरऑल आपके कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बढ़ा देता है, लिखा ना, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ में आया? अब कैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, फिर ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इस पे अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, थोड़ा 3D बनाते हैं इसको, एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरीके का, और इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। मान लेते हैं भाई इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसका अगर मैं 2D डायग्राम दिखाऊं, ये मान लेते नॉर्थ है, ये मेरा साउथ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं आता है ये नहीं समझ में आएगा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवाते रहो, 1 मिनट बस लगेगा। ये नॉर्थ है मेरा, ये साउथ है, और अभी एक बार मैं इस कंडक्टर को ले रहा हूँ, अंदर तरफ जा रहा है करंट, मान लेते क्रॉस है, ठीक है, ये कॉइल साइड ए है और ये कॉइल साइड ए डैश है, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉइल साइड ए को दिखाया है, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरीके का। तो हम लोग को पता है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई, इसके अंदर करंट कैसे आ रहा है, अंदर तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बनाया, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर बनाएगा इस तरीके का, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें ऐसे बहुत सारा लूप बनाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक लूप पे फोकस करना है। अगर आप ध्यान से देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है, ये फील्ड के यानी बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ नॉर्थ साउथ, ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, नीचे वाला वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ऐड हो रहा ना। और वही अगर आप सेकंड केस में ए डैश कंडक्टर को दिखाते हैं, तो ए डैश को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ए डैश है, ए डैश में क्या है, करंट कैसा है, बाहर तरफ है, इसको डॉट दिखा देते हैं, डॉट दिखा देता हूँ। तो डॉट के कारण क्या होगा, बाहर तरफ निकल रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे बनेगा। तो इसमें देख रहा है ये वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, ये वाला ऐड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे जो कंडक्टर रखा हो भाई ए डैश, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड हो रहा है ना, नीचे में ऐड हो रहा है, तो ये पूरा फ्लक्स ऐसे बेंड होकर ऐसे जाएगा, समझे। तो ओवरऑल देखिए इसको अब रबर बैंड देखिए, क्योंकि फ्लक्स अपने आप क्या करता है, जैसे करंट अपने आप को शॉर्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ एक तरीके से फॉलो करता है, तो ये भी अपने आप शॉर्ट करेगा भाई। ये रबर बैंड इसको नीचे दबाएगा, ये इसको ऊपर दबाएगा, तभी तो ये छोटा होगा, इसका लेंथ साइज छोटा होगा। और ये अपने आप में क्योंकि कॉइल है तो पूरा कॉइल को क्या कर दे, ऐसे घुमा देगा, समझ में आया। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है। तो मोटर का वही वर्किंग प्रिंसिपल भाई कि करंट कैरिंग यानी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स के कारण आपका यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देता है। और इतना कुछ नहीं करके हम लोग सीधे क्या करते हैं भाई, हम लोग सीधे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को साफ पता चल जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल आपको आना चाहिए, नॉर्थ है साउथ है, यहाँ पे क्रॉस था, आप समझिए इस पर कैसा फोर्स लगेगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे करिए, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, ठीक है। करंट कैसा है, इसमें मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन बताता है, तो अंदर तक जा रहा है तो अंदर कर देते हैं। तो भाई इसमें थंब जो बता रहा है, थंब क्या बता रहा है, नीचे तरफ, तो ये फोर्स लगेगा इसमें नीचे तरफ। यहाँ पे कंडक्टर था जिसमें करंट बाहर तरफ आ रहा है, तो भाई करंट बाहर तरफ आ रहा है तो मिडिल फिंगर को मैंने बाहर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इसी डायरेक्शन में है, तो थंब क्या बता रहा है, ऊपर तरफ, तो ये फोर्स ऊपर तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंडक्टर क्या हो जाए, इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। यही प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को समझ लेंगे। देखिए भाई
और एक चीज़ और समझिए, ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका दोनों में होता है, एसी में भी डीसी में भी। अब एसी और डीसी दोनों में कैसे होता है पहले समझिए आप। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो केस कंसिडर करना है भाई। केस 1 में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है कि भाई मेरे पास दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं इसमें क्रॉस है तो इसमें भी आपका क्रॉस है, ठीक है। और अगर वही दूसरा केस है, दूसरे केस में मान लेते हैं इसमें अगर आपका अंदर तरफ जा रहा है तो इसमें भाई मान लेते हैं बाहर तरफ आ रहा है, जो कि हम लोग सिंगल फेज 2 वायर में देखते हैं, इनकमिंग होता है आउटगोइंग होता है ना। तो समझिए जब आपका सेम करंट होगा, फिर चाहे अंदर तरफ जा रहा हो या फिर बाहर तरफ जा रहा हो, ठीक है, अंदर तरफ जा रहा हो या फिर बाहर तरफ जा रहा हो भाई, ठीक है, अंदर तरफ दिखाया या फिर बाहर तरफ दिखाइए, दोनों में अगर सेम करंट है तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट इतना ही एरिया से फ्लो होगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही एरिया से। और वही अगर आप अपोजिट रखते हैं, एक में अंदर तरफ एक में बाहर तरफ, तो करंट आपका इतना ही एरिया से फ्लो होगा। लेकिन इसमें अंतर है भाई, समझ में आएगा क्या अंतर है इसमें। आप देखिए दोनों कंडक्टर से साइड हो गया एक तरीके से, है ना। अभी कैसे होता है समझते आते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए हम लोग भाई यहाँ पे फर्स्ट केस को कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट केस है, सेकंड केस यहाँ पे दिखा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई मेरा कंडक्टर है, कलर चेंज करते हैं, देखिए ये कंडक्टर है मेरा, इसमें मान लिया डॉट है, करंट यानी बाहर तरफ आ रहा है, और ये मान लिया कंडक्टर ए है भाई, ए नाम दे दिया, ये मेरा कंडक्टर बी है, और ये मान लेते इसमें करंट मेरा अंदर तरफ जा रहा है, ओके, ये कंडक्टर बी था सेम डायमीटर का। अब भाई हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो करंट बाहर तरफ आ रहा है, सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक बनाएगा, बहुत दूर तक बनाएगा, है ना। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये दोनों कंडक्टर बहुत नज़दीक में है। नज़दीक मतलब कहने मतलब क्या, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, समझे, इतने दूरी पे एक तरीके से सेपरेटेड। तो भाई करंट बाहर तरफ है, अभी एक कंडक्टर पे फोकस करना है, तो करंट बाहर तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। तो इसमें 3-4 लाइन से दिखाया गया है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, ये जो कंडक्टर बी है इसके बगल में जो कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पे भी लिंक कर रहा होगा, यहाँ तक पहुंच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा है ना कंडक्टर ए में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर बी के साथ लिंक करेगा, सही बात है, यहाँ पे दिखा दिया लिंक कर रहा है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे ध्यान समझिए, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ तक पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ड्यू टू कंडक्टर ए। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टर बी है ये कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है कि नहीं है भाई, क्योंकि इसमें करंट क्या हो रहा है, इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, क्लियर हो गया। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। अब समझिए भाई, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर कैसे जाता है भाई, सिंगल फेज कैसे जाता है, एक पोल यहाँ पे गाड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे गाड़ा हुआ है ना। तो एक वायर ऐसे गया और एक वायर ऐसे गया। तो मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि भाई ये दोनों टाइटली बांधा हुआ है तो कंडक्टर आगे पीछे नहीं भाग सकता है, आगे पीछे ऐसे थोड़ा ना होगा, ये समझ गए, फ्रीली रोटेट थोड़ा ना करेगा या फिर भागेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, समझिए, हम लोग यहाँ पे भाई देख रहे हैं कि अगर ये करंट अंदर तरफ जा रहा है, तो करंट अंदर तरफ जाने का मतलब क्या भाई, कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि भाई मेरा जो मतलब करंट के डायरेक्शन में हम लोग अगर दिखाए भाई कि जो चार्ज है मेरा, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन लिया जाता है किसके कारण लिया जाता है, हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं भाई जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग का करंट भी फ्लो हो रहा है। लेकिन हम लोग को तो रियलिटी में पता है भाई कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि भाई हम लोग का पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता ही नहीं है, समझ गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट अगर अंदर तरफ आ रहा है इसका मतलब क्या, चार्ज मेरा बाहर तरफ आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमेशा। तो करंट अगर अंदर तरफ घुस रहा है तो हम लोग कहेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेरा जस्ट अपोजिट यानी बाहर तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे हर एक पॉइंट पे, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ही फोकस करना, बस समझिए, क्लियर हुआ। तो अब समझिए हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को भाई मैंने यहाँ पे दिखा दिया ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का भाई क्या है, और दिखा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन है घुसा हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कंडक्टर ना बोल के मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा ना, समझ गए, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है भाई, चार्ज, ठीक है। तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा,
तो फिर से लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, फोर्स निकालना हम लोगों को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद ये मिडिल फिंगर क्या बताता है, मिडिल फिंगर भाई करंट के डायरेक्शन को बताता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये मिडिल फिंगर हमेशा करंट के डायरेक्शन को बताता है, और करंट के डायरेक्शन को बता रहा है मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में भागेगा उसी डायरेक्शन को ये बताता है हमेशा, समझे भाई, ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो करंट का डायरेक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया हुआ है, तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे जा रहा है, देखिए ध्यान से, अगर करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूं भाई, तो ऐसे दिखाने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन दिखाया तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो मिडिल फिंगर मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, करंट के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम लोग को डायरेक्शन देखना है, इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ भाग रहा है, बाहर तरफ निकल रहा है बोर्ड से, समझे। तो अब देखिए, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इंडेक्स फिंगर दिखा दिया, और इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, इधर तरफ भाग रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ऐसा समझिए ना, देखिए समझिए भाई, इसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन ना रखे, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, देखिए ध्यान समझिए, पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या होगा, प्रोटॉन मेरा कैसे जा रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा, करंट कैसा है, अंदर तरफ जा रहा है ना, करंट मेरा अंदर तरफ जा रहा है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज भी अंदर तरफ जा रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को भी ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, ओके। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स किधर लग रहा है इस पे, देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये जा रहा है मिडिल फिंगर, मतलब करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे कर दिया। तो फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, ध्यान समझिए, इस डायरेक्शन लग रहा है, किस पे, इस प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन के हिसाब से रखा हुआ है, और करंट के डायरेक्शन मतलब क्या कि भाई मेरा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या हो रहा है इसमें, अंदर तरफ घुस रहा है, ठीक है, तो फोर्स मेरा ऐसे जा रहा है भाई। लेकिन हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर प्रोटॉन मेरा इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अभी देखिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया इंडेक्स फिंगर के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर तरफ आ रहा है, तो थंब किधर जाएगा, इधर तरफ जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग को यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन के हिसाब समझना भाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, प्रोटॉन रखते हैं, तो फोर्स मेरा इधर आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर तरफ आ रहा है, तो ऐसे करके ये बाहर तरफ दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड इधर, और भाई ये मेरा थंब क्या हो जाएगा, फोर्स को दिखाएगा, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ लगेगा, कोई दिक्कत। और वही अगर हम लोग भाई सेकंड केस देखें, तो सेकंड केस में क्या है कि भाई इस बार आपको कंडक्टर बी ले लेना है, कंडक्टर बी के कारण भाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आपका यानी कंडक्टर ए के साथ जो लिंक करेगा, इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएगा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, और इसमें भाई करंट क्या है, बाहर तरफ आ रहा है। तो देखिए बाहर तरफ आ रहा है करंट, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ जा रहा होगा। तो मिडिल यानी इंडेक्स फिंगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से दिखा दिया, और करंट मेरा बाहर तरफ आ रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ। तो इस बार हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, मिडिल फिंगर अंदर तरफ यानी इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ जा रहा है, तो थंब किधर बता रहा है, इधर, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस वायर के अंदर, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इधर तरफ होंगे, ठीक है, यानी इस पे इसके तरफ और इस पे इसके तरफ। क्लियर हो गया। ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने देखा था ना भाई, दो कंडक्टर है तो दोनों कंडक्टर क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आपका कंडक्टर क्या हो, दोनों कंडक्टर में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो वही चीज़ तो है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हिसाब समझा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें सारा का सारा क्या हो जाएगा, इधर का फोर्स लग रहा है, सारा का सारा इधर इसी साइड में आ जाएगा, इसी साइड में रहेगा भाई, कंडक्टर से बाहर थोड़ी ना आप जंप कर जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं इधर आ रहा है, सारा जो पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे एरिया में, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इतना ही दूर में रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई कि अब इसमें भी ये पूरा एरिया यूटिलाइज नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का, सिर्फ इतना ही दूरी से बह रहा है। तो ओवरऑल इसमें भी आपका क्या हो गया कि भाई सिर्फ इतना ही मेरा क्या इफेक्टिव एरिया है, इधर वाला एरिया यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया आपका ओवरऑल एरिया घट गया, एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, समझे। इसमें देख रहे हैं पास आ चुका है, यही चीज़ आपका यहाँ पे मैंने दिखाया था,
पास पास आ गया ना, कब? जब इसमें पॉजिटिव है और इसमें मेरा नेगेटिव। और वही अगर आप सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या है कि भाई दोनों में अगर करंट सेम होगा, तो दोनों में करंट अगर सेम होगा, देखिए इसमें भी क्रॉस दिखा दिया मैंने और इसमें भी क्रॉस दिखा दिया, तो डॉट दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। कंडक्टर ए था, कंडक्टर बी था, फर्स्ट केस में वाले थे, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सब ऐसा बनेगा, है ना, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दिया हम लोगों ने। और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये कंडक्टर रखा हुआ है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसमें भाई इस बार क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा डाउनवर्ड आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में मेरा एक कंडक्टर रखा हुआ है। कंडक्टर के अंदर करंट कैसे अंदर तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इधर की तरफ आएगा। इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ आ रहा है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ आ रहा है तो मिडिल फिंगर ऐसे दिखा दिया, इस बार डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड दिखा दिया, तो फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। थंब देख रहे हैं ऐसे, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर आके एक साइडेड हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से भाई। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, समझ गए। तो इसमें आप देख रहे हैं दूर दूर जाता है, इधर आ जाता है पूरा 50-50, इधर आपका पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें भी आपका इधर आ जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं पूरा कंडक्टर का एरिया यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो अगेन इसका भी क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना, दूर दूर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं भाई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका मिनिमम 2 कंडक्टर होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि भाई हम लोगों ने देखा, अब देखिए मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों में होता है, एसी हो या फिर डीसी हो। तो भाई अब मेरे को एक चीज बताइए, इसमें एसी करंट फ्लो हो रहा है फिर डीसी फ्लो हो रहा होगा, दोनों के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एसी या फिर डीसी हो, दोनों केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा करंट का इस तरीके से आप, बस एसी केस में क्या होगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर बनेगा, कभी इधर, ठीक है। तो दोनों में होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों में होता है। तो ओवरऑल अब यहाँ पे निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ कि भाई डीसी के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। लेकिन एसी के केस में बात करें, एसी में अगर देखें भाई, तो इसमें दोनों होता है, स्किन इफेक्ट प्लस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट कारण क्या हो रहा है, कंडक्टर का पूरा बाहर से एरिया यूटिलाइज हो रहा है, सिर्फ बाहर वाला एरिया यूटिलाइज हो रहा है, साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देख रहे हैं तो आधा और एक तरीके से इतना ही हो रहा है ना, तो इतना एरिया एक तरीके। तो ओवरऑल भाई देखिए ना, कहने का मतलब क्या है, ये स्किन इफेक्ट भी रेजिस्टेंस बढ़ाता है और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है ना, क्योंकि दोनों कारण क्या है, ओवरऑल एरिया घट जा रहा है। तो एसी में क्या होगा, हमेशा एसी में रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, एसी का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा किसमें, डीसी के केस में। क्योंकि डीसी में भाई आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कारण ही रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो बढ़ता है, नहीं तो फिर। लेकिन एसी में क्या है, दोनों आ जाता है, स्किन इफेक्ट भी और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी। तो वही है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ड्यू टू एसी हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा डीसी के मुकाबले। तो खत्म हो गया, पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया भाई। साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी कवर कर लिया, कुछ भी बचा नहीं है। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जितना न्यूमेरिकल सॉल्व होगा उनको करके उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन।